नमस्कार, मैं आर.के. सक्सेना मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी ये लॉ की ऑफलाइन क्लास है और ये मेरी न्यू बैच मैंने स्टार्ट किया है CBJ ADPO के लिए। उसकी ये मेरी चौथी क्लास है और सब्जेक्ट मैंने लिया है भारतीय दंड संहिता, इंडियन पीनल कोड 1860। तो मैंने पिछली 3 क्लासों में बड़ी ही सरल और सहज भाषा में सेक्शन 1 से लेकर के और सेक्शन 28 तक मैंने बताया है, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। और एक चीज़ और बता दूं कि मेरे इस क्लास का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो मैं बताऊं। अनावश्यक बातों को हम जो है बताने में हम विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि अभी हम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और हमारा एकमात्र मूल उद्देश्य जो है वो एग्ज़ाम निकालना होता है। तो बहुत डिटेल से नहीं पढ़ना है, केवल उतना ही पढ़ना है जितना हमारे एग्ज़ाम के लायक है। तो मेरी क्लास का यही उद्देश्य है। चलिए हम चलते हैं, आगे चलते हैं ना। तो सेक्शन हमने ले रखा है 29। तो सेक्शन 29 में आपका जो है दस्तावेज शब्द का क्या मतलब है इसको स्पष्ट किया गया है। तो एक तो समान अर्थ, जैसे तरह कोई फाइल वगैरह है, कोई महत्वपूर्ण रिकॉर्ड है जो कागज़ में होते हैं, तो उनको हम समान तौर से दस्तावेज शब्द में यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है कानूनी दृष्टि से दस्तावेज की काफ़ी व्यापक परिभाषा ली गई है। तो चलिए हम देखते हैं उसमें कि दस्तावेज क्या है। तो किसी पदार्थ पर, तो पदार्थ आपका कोई भी हो सकता है, कागज़ भी हो सकता है, पत्थर का कोई टुकड़ा हो सकता है, या चट्टान हो सकती है, या लकड़ी का टुकड़ा हो सकता है, या जो हमारे सामने मेज पड़ी हुई हैं ये पटरे हैं, तो ये भी हो सकते हैं। बशर्ते शर्त क्या है कि इनमें अंकों द्वारा, अक्षरों द्वारा या शब्दों द्वारा कोई ऐसी बात जो है वो वर्णित की जाए और जिसका इंटेंशन ये हो कि आगे भविष्य में जो है वो जो बात वर्णित की गई है उसका ये साक्ष्य के रूप में जो है वो एक इसका उपयोग हो सके, या इस तरह की संभावना है कि इसका जो है वो आगे कोई साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सकता है। तो ऐसी वर्णित चीज़ को जो पदार्थ पर वर्णित की गई है उसको हम सिंपल भाषा में क्या बोल सकते हैं, दस्तावेज बोल सकते हैं। तो दस्तावेज का मतलब सिर्फ कागज़ पे लिखा हुआ कोई लिखित चीज़ नहीं है, बल्कि अंकों द्वारा, शब्दों द्वारा या चिन्हों द्वारा किसी पदार्थ में कोई ऐसी बातें लिख देना, वर्णित कर देना, या उसमें कोई निशान लगा देना जिसके पीछे इंटेंशन हमारा ये है कि आगे जो है वो इस बात को साबित करने के लिए एविडेंस के रूप में वो उपयोग में आ सके, या हम संभावना जानते हैं कि कभी ऐसी कोई चीज़ आएगी, विवादित होगी, तो वो एविडेंस के रूप में काम में आ सकता है। तो वह चीज़ जो है पदार्थ में जो लिखी गई है वो क्या कहलाएगी, दस्तावेज कहलाएगी। तो अब उससे बात हमारी बनती, क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो एक तो क्वेश्चन आपका यही बनता है कि दस्तावेज को जो है वो धारा किस में परिभाषित किया गया है। तो दस्तावेज धारा के तो कौन सी धारा में है, धारा 29। धारा 29 में जो है वो दस्तावेज को परिभाषित किया गया है। अब एग्ज़ाम में आपके कुछ आते हैं, जैसे कि बैंककार द्वारा दिया गया चेक या मुक्तारनामा, ये सभी क्या हैं, आपके दस्तावेज हैं। चलिए आगे चलते हैं हम। तो वर्तमान युग जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक का युग है, तो इससे हमारी IPC अछूती नहीं रह सकती थी, क्योंकि बहुत सारे आज की डेट में कंप्यूटर के अधीन दस्तावेज काम में आ रहे हैं, है ना, ऑनलाइन पेश किए जाते हैं। तो यहाँ पे भी एक सेक्शन जोड़ा गया है 29 का, तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख क्या कहलाएगा इसको जो है बताया गया है। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि IPC में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की कोई अलग से परिभाषा नहीं दी गई है, बल्कि इतना कहा गया है कि जो हमारा आपका एक्ट है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, तो इसकी धारा 2(1) नामे जो है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की परिभाषा दी गई है। तो वही परिभाषा हमारे IPC में भी प्रभावी होगी या लागू होगी। तो इससे क्वेश्चन आपके दो क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन तो आपका ये बनता है कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख जो है किस सेक्शन में है। तो किस सेक्शन में है, 29 का में है, तो इसको याद रखिएगा। और दूसरा जो है वो क्या मतलब, तो ये पूछेगा आपका, ये जानना चाहेगा कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की किस धारा के अधीन इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की परिभाषा जो है वो IPC में लागू होगी।
तो आपको ये दिमाग में रखना है सेक्शन 2(1) ना, तो ये चीज़ याद रखना है, इससे आपको क्वेश्चन बन सकता है। चलिए हम आगे चलते हैं। तो हमारी है अगला सेक्शन है हमारा सेक्शन 30 और इसमें मूल्यवान प्रतिभूति की परिभाषा दी गई है। मूल्यवान प्रतिभूति क्या कहलाती है? तो मूल्यवान मतलब जिसका कोई मूल हो, है ना, जिसका कोई मूल नहीं है वो मूल्यवान प्रतिभूति नहीं होती है। तो यहाँ तो हम पहली बात ये स्पष्ट कर दें कि मूल्यवान प्रतिभूति स्वयं अपने आप में एक दस्तावेज है। मान लीजिए कहीं पे आ जाए कि कौन कौन से दस्तावेज हैं, उसमें अगर एक विकल्प में लिख दिया जाए कि मूल्यवान प्रतिभूति, तो मूल्यवान प्रतिभूति जो है अपने आप में स्वयं एक दस्तावेज है। और दस्तावेज क्या है, हम आपका सेक्शन आपका देख चुके हैं 29 में। तो चलिए हम मूल्यवान प्रतिभूति किसको माना जाएगा, तो चलिए हम चलते हैं। मूल्यवान प्रतिभूति एक जो है वो दस्तावेज है, जो बात हमने बताई थी अभी। इसकी 2 कंडीशन है, वो कब मूल्यवान प्रतिभूति कोई दस्तावेज जो है मूल्यवान प्रतिभूति के रूप में प्रकट होगा या मूल्यवान प्रतिभूति माना जाएगा, उसकी कंडीशन क्या है। उसकी पहली कंडीशन है कि जिसके द्वारा माने उस दस्तावेज द्वारा कोई कानूनी अधिकार क्या किया जाता है, सृजित किया जाता है, माने कोई कानूनी अधिकार जो है बनाया जाता है, या कोई कानूनी अधिकार जो पहले सृजित है उसको और व्यापक बनाया जाता है, या किसी कानूनी अधिकार को अंतरित किया जाता है। कल आपके पास था, आपसे अंतरित करके हमने किसी थर्ड पर्सन को दे दिया, या निर्बंधित मतलब उसमें कुछ शर्तें लगाई जाती हैं, या निर्वापित मतलब कि उसको समाप्त किया जाता है, या दूसरा है आपका जिसके द्वारा कोई व्यक्ति यह एक्सेप्ट करता है या स्वीकार करता है कि वह विधिक दायित्व के अधीन है, कि वह कोई कानूनी दायित्व के अधीन है, या यह स्वीकार करता है कि अमुक विधिक अधिकार जो है वो नहीं रखता। तो ऐसा दस्तावेज जो है वो निसंदेह रूप से मूल्यवान प्रतिभूति के रूप में होगा ये। और अब क्वेश्चन यहाँ पे कैसे बनते हैं, तो एक तो आपको क्वेश्चन सेक्शन से ही बनता है कि किस सेक्शन में है। तो किस सेक्शन में है ये? 30 में है आपका। और ये आप देख ही रहे हैं कि जैसे कि कोई वसीयत है, तो वसीयत क्या है, इस कुछ लोगों को अधिकार सृजित करती है। तो वसीयत क्या है आपके, एक मूल्यवान प्रतिभूति है। जैसे कि बैंक का चेक है, तो किसी को राशि देने की बात करता है ना, हमने आपको नाम बैंक चेक काटा, तो बैंक क्या है, एक चेक जो क्या है वो एक मूल्यवान प्रतिभूति है। तो इतना दिमाग में रखें आप, इतने से काम चल जाएगा। और थोड़ा सा बुक में आप देख लें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दस्तावेज हैं जिनको न्यायालय द्वारा जो है वो डिसाइड किया गया है कि वो मूल्यवान प्रतिभूति हैं या नहीं है। तो बुक इसमें के लिए हमको टेक्स्ट बुक की ज़रूरत पड़ेगी। तो टेक्स्ट बुक में जो धारा 30 की व्याख्या दी रहती है, तो उसको भी एक बार रीडिंग कर लें कि उसमें न्यायालय ने किन किन चीज़ों को जो है वो मूल्यवान प्रतिभूति माना है, किन को नहीं माना है। चलिए हम आगे चलते हैं। तो अगला हमारी परिभाषा है बिल। तो यहाँ बिल का अभिप्राय है वसीयत से। तो वसीयत की हमारी आईपीसी में कोई परिभाषा नहीं दी गई है, लेकिन वसीयत जो है वो एक दस्तावेज है जो किसी जीवित व्यक्ति द्वारा लिखा जाता है, और प्रभावी कब होता है, जब उस व्यक्ति की जो है वो मृत्यु हो जाती है, तब वो प्रभावी होता है। तो यहाँ पे बिल का क्या मतलब है, तो बिल का मतलब वही है वसीयती दस्तावेज, वसीयती दस्तावेज, इतना ही मतलब है। तो पूछ सकता है कि किस धारा में है, तो धारा 31 में बिल की परिभाषा दी गई है, और बिल का मतलब क्या है, वसीयती दस्तावेज। चलिए हम अगला चलते हैं। अगला सेक्शन हमारा है आपका 32। तो कार में अवैध लोभ भी आता है। तो ये तो आईपीसी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है कि कार करके तो हम अपराध कर सकते हैं। कभी कभी ऐसी स्थितियाँ भी बनती हैं कि जहाँ पे कार करना हमारा दायित्व होता है और हम वो कार नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कार ना करना मतलब कि हम क्या करते हैं, उस कार का लोप करते हैं। हम अपने कर्तव्यों को पूरा करने से क्या करते हैं, लोप करते हैं। एग्जाम्पल के लिए ले लें आप, जैसे कोई जेल है, जेल में जो कर्मचारी होते हैं तो उनका ये दायित्व होता है, उनका ये कानूनी कर्तव्य होता है कि जो वो कैदियों को समय समय पर जो है भोजन दें। यदि वो भोजन नहीं देते हैं तो ये क्या है, अवैध लोप करते हैं वो, तो ये भी जो है वो एक अपराध की श्रेणी में आ सकता है। तो वही बात इसमें कही गई है कि कार में अवैध लोप भी सम्मिलित है जब तक कि प्रतिकूल अर्थ ना निकले। फिर हम आगे चलते हैं। सेक्शन 33 बहुत ही महत्वपूर्ण है, कार या लोप। तो कार के अंतर्गत एक से अधिक कार आ सकते हैं, इसी तरह से लोप के अंतर्गत जो है वो एक से अधिक लोप आ सकते हैं।
अब हम बात करते हैं धारा 34 की। तो ये 3-4 लाइन की एक ऐसी धारा है जिसकी बहुत ज़्यादा व्याख्या हुई है और बहुत ही एक महत्वपूर्ण धारा है। तो समान आशय, तो मेरा अगला वीडियो जो है वो अगली क्लास में समान आशय ही रहेगा, क्योंकि समान आशय जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका। ये अपने आप में ऐसा टॉपिक है जो ना केवल प्री की दृष्टि से, जो प्री एग्ज़ाम होते हैं आपके लॉ ऑफिसरों के, बल्कि जो मेंस होते हैं, लिखित एग्ज़ाम होते हैं, उसमें भी निसंदेह रूप से समान आशय से क्वेश्चन बनते हैं। तो थोड़ा सा हम भूमिका बता दें कि समान आशय है क्या। तो 3-4 लाइन में मुश्किल से हमारी आईपीसी में लिखा हुआ है, लेकिन बहुत ही ये व्यापक अर्थों वाला है। तो एक प्रकार से एक कानूनी समस्या का जो है वो हल निकालता है। एक प्रकार से ये सहायता के रूप में रखा गया है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मान लें कि 4 व्यक्ति मिलकर के किसी व्यक्ति की हत्या करते हैं। 4 व्यक्ति द्वारा जो है पीट कर किसी व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है। अब कानून तो यहाँ पर ये कहता है कि जिस व्यक्ति ने जो काम किया है, जो अपराध किया है, उसको सज़ा जो है उसी अपराध की मिलनी चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में किस व्यक्ति के से जो है उसकी मृत्यु हुई है, ये डिसाइड करना बहुत कठिन काम है। तो इसी उद्देश्य से जो है वो समान आशय हमारा प्रावधान रखा गया है, जो प्रतिनिहित दायित्व से संबंधित है। इसमें मतलब कि व्यक्ति जो है वो न केवल अपने कार्यों के प्रति बल्कि दूसरे व्यक्ति के कार्यों के प्रति भी जो है वो उत्तरदायी होता है। तो विधि को जो है वो एक सहायता ये मिलती है कि यदि उन 4 व्यक्तियों में जिनने किसी की पीट कर हत्या की है, यदि उनके बीच जो है वो समान आशय है, उनके बीच अगर समान आशय है, कॉमन इंटेंशन है उनके बीच में है अगर, तो विधि ये मानेगी कि जो भी अपराध हुआ है उसकी सज़ा जो है वो सभी को दी जाए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है और इसमें इसके हम तत्व बताएंगे। इसके अलावा इसकी कंडीशन क्या है, इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण लीडिंग केस हैं। और आपके एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन अभी एग्ज़ाम में आया था आपका कि वो कौन सा लीडिंग केस है जिसमें समान आशय और समान उद्देश्य में अंतर किया गया है। तो मैं कल वीडियो में वो चीज़ भी बताऊंगा आपको। तो वेट करिएगा। मेरी क्लास आपको कैसी लग रही है तो इसको आप जो है वो कमेंट करके बताएं, क्योंकि हर कमेंट हमको जो है वो एक शक्ति प्रदान करता है। तो विदा लेने का समय है ये। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। मैं RK सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, आपसे पुनः अगले वीडियो में मिलने तक के लिए विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।